जो आज का टॉपिक है, इसका हेडिंग है जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स इज फूल्स एरेंड। इस आर्टिकल को जैकोब हैप्पीमैन ने लिखा है और ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 में कोट कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने से पहले यदि हम इसके हेडिंग को ब्रेक करके और एक एक वर्ड को समझ लें तो आर्टिकल का जो मूल मंत्र है या जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, या यूं कहें कि 50-60% आपको इसके हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि दिक्कत एक्चुअली है कहाँ। जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स इज फूल्स इरेंट। इसमें जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और फूल्स इरेंट ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिसको समझने की जरूरत है, और इसको यदि आप समझ लेते हैं भली भांति तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल का 50-60% क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा। जियो पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अक्रॉस द बॉर्डर आपकी कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, पॉलिटिकल रिश्ते कैसे हैं, और जो भी पॉलिटिकल रिलेशन आपके बनते हैं वो आपकी ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और उसी को हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब कि अक्रॉस द बॉर्डर, आउटसाइड फ्रॉम योर कंट्री, आप किस तरीके का रिलेशनशिप किस कंट्री से मेंटेन कर पा रहे हैं, या जो भी आपका रिलेशनशिप है वहां के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के हिसाब से, इसी को हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। जियो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस तरीके का हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि हम अपनी वस्तुएं, अपना सामान वहां पे भेजते हैं, उसका कोई टैक्स उस कंट्री ने नहीं लिया हमसे, और वाइस वर्सा वहां की कंट्री भी आपके यहाँ अपना सामान भेज रही है, और कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है आपके और कंट्री एक्स वाई और जेड के बीच में कि ना तो आप कोई टैक्स इंपोज कर रहे हैं उनके आइटम्स पे, ना आप अपना सामान भेज रहे हैं तो आप पे कोई टैक्स इंपोज किया जा रहा है एक्स वाई जेड कंट्री के द्वारा। इसी को हम जियो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और फूल्स इरेंट का मतलब क्या हुआ? फूल्स का मतलब तो नॉर्मल है मूर्ख, इरेंट का मतलब एरर आप समझ लीजिएगा इस तरीके से, जैसे मतलब बिना जियो इकोनॉमिक्स को यूज किए हुए जियो पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं फूल्स इरेंट है। कहने का मतलब यही है कि बिना जियो इकोनॉमिक्स के हेल्प, मतलब यदि हम सिर्फ जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जियो इकोनॉमिक्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जियो पॉलिटिक्स भी सही साबित नहीं होगा। इसीलिए जरूरी ये है राइटर के हिसाब से कि सबसे पहले हम जियो इकोनॉमिक्स को दुरुस्त करें, उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें। जियो पॉलिटिक्स का एक और एग्जाम्पल आप समझने के लिए समझ सकते हैं, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वाड का बात है, क्वाड में कितनी कंट्री है? 4 कंट्री है सर। उसमें जापान है, उसमें अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें आपकी कंट्री इंडिया भी है। ये 4 कंट्री का ग्रुप चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए बनाया गया। इंडो पैसिफिक रीजन की यदि आप बात करें तो वहां पे उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, चाइना का एग्रेसिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करने के लिए इन 4 कंट्री ने एक ग्रुप बनाया है जिसको क्वाड के नाम से जानते हैं, जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें यूएसए है, जिसमें इंडिया है। तो ये 4 कंट्री उसके चाइना के एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इस ग्रुप को बनाया है, और इसी चीज को हम रिलेट कर सकते हैं कि इट कैन बी कोटेड एज एन एग्जांपल फॉर जियोपॉलिटिक्स। अब राइटर ये कहते हैं कि एक IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें 14 कंट्री हैं, और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का 40% जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है यहाँ से होता है, इनफैक्ट 40% है, यस। लेकिन इंडिया ने ना 4 पिलर इसके होते हैं। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 पिलर हैं, और इसमें 14 कंट्री है, 40% इसकी जीडीपी जाती है, पूरे वर्ल्ड का 40% जीडीपी यहाँ से जाता है। इसमें इंडिया ने 4 पिलर में से एक पिलर ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये राइटर एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्या मतलब है। 4 पिलर में आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। इसके 4 पिलर्स में, इसके 4 पिलर्स में एक ट्रेड है, बस ये समझो, बाकी सप्लाई चेन है और कुछ दूसरा एग्रीमेंट है, लेकिन एक पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो ट्रेड है, वो इंडिया ने ज्वाइन ही नहीं किया। अब एक चीज बताइए, जब इसने ट्रेड, अच्छा ट्रेड नहीं ज्वाइन करने का इंडिया का अपना आर्गुमेंट है, लेकिन ये आर्गुमेंट भी खत्म हो जाता है
क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि हम यदि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो चाइना का बहुत सारा गुड्स जो है वो इंडिया में फ्लड हो जाएगा। कुछ हद तक इंडिया की सोच सही है कि बहुत ऐसा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जिसमें चाइना भी मेंबर है, और यदि उसको ज्वाइन करता है इंडिया तो जाहिर सी बात है कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो चाइना का सामान आएगा इंडिया में। लेकिन राइटर ये बताते हैं कि कब तक आप भागते रहोगे किसी चुनौती का सामना करने के लिए, कि मतलब किसी प्रॉब्लम को फेस कर, मतलब कोई भी चुनौती आ रही है उसको फेस करना पड़ता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहने का मतलब उनका ये है। उससे कितना दिन तक भागते रहोगे? चाइना का सामान आ जाएगा इंडिया में, फ्लड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम कब तक इस चीज को नजरअंदाज करते रहेंगे? चाइना का सामान फ्लड हो रहा है तो हमको भी अपना कुछ ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो चाइना के सामान से भी अच्छा हो सके, उसको काउंटर कर सके। तो ये राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया को भी ज्वाइन करना चाहिए मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो भी है, और खास करके वैसी संस्था को तो इंडिया ज्वाइन ही कर सकता है जहां पे चाइना मेंबर नहीं। जब यदि इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि चाइनीज गुड्स इंडिया में खूब ज्यादा आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि जो बहुत ऐसे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें चाइना मेंबर नहीं है, जो IPEF ये आपको मैं बताया हूँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें चाइना मेंबर नहीं है, इसको ज्वाइन कर सकता था। तो इसको भी ज्वाइन नहीं किया है इंडिया ने, तो ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इन्होंने RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें भी 16 कंट्री है, अमेरिका इसमें से निकल गया था और इसका बनने की कोशिश कर, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये एक और एग्जांपल दिया है कि चाइना में जब कोविड-19 आया था तो वहां का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, और बहुत सारे आर्टिकल मैंने डिस्कस भी किया है आपसे कि वहां से बहुत सारी कंपनी वहां से उस बेस को छोड़ दिया चाइना को। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि इंडिया में वो सारी कंपनी आ जाएंगी, लेकिन वो सारी कंपनी चली गई वियतनाम और इंडोनेशिया में। इंडिया में बहुत कम कंपनीज आई। इसका मतलब सीधा सीधा दो रीजन है जो राइटर बताते हैं। पहला कि इंडिया का ये जो इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली इलाका नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होते रहती है, तो इस वजह से वो आप यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया का मल्टीलेटरल एग्रीमेंट नहीं था। अब मल्टीलेटरल एग्रीमेंट नहीं होगा, सपोज दैट, तो क्या जैसे मान लीजिए कि आपका ऑस्ट्रेलिया या कोई कंपनी आती है जिसका ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ बिजनेस करती है, इंडिया में उसने अपना बेस स्टैब्लिश कर लिया, तो यदि हमारा ऑस्ट्रेलिया से या इटली से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी वहां पे अपने गुड्स भेजेगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, तो वो अपने लॉस में क्यों रहे। तो इसी वजह से अधिकतर कंपनी वियतनाम और इंडोनेशिया में जाके अपना बेस बनाया चाइना के बाद, चाइना में जब कोविड-19 आया था तो, क्योंकि ये वियतनाम और इंडोनेशिया का आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि इनका मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्री के साथ है, तो इसीलिए वहां पे चले गए। तो अब यही लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा इंडिया में, और एक और इन्होंने बताया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP। ये भी मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। इसमें भी अमेरिका नहीं है, इसमें भी चाइना नहीं है, मतलब अमेरिका तो निकल गया था लास्ट ईयर, चाइना इसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक चाइना नहीं है इन सब चीजों में, जिस ग्रुप में चाइना नहीं है उसमें क्यों नहीं ये क्या बोलते हैं, इंडिया पार्टिसिपेट करता है, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करे, और जिसमें चाइना भी ग्रुप है उसमें भी हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम कब तक चैलेंज से भागते रहेंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।